हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। क्या है कि आपके पास कोई कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है, तो उस कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स में आप किस तरह से रिएक्शंस करवा सकते हैं। वो रिएक्शंस आपके एसोसिएटिव पाथवे के थ्रू जाएगा या वो रिएक्शन आपका डिसोसिएटिव पाथवे के थ्रू जाएगा। एसोसिएटिव पाथवे क्या होता है, डिसोसिएटिव पाथवे क्या है, हाइड्रोलिसिस एसिडिक हाइड्रोलिसिस क्या है, बेसिक हाइड्रोलिसिस क्या है, सॉल्वोलिसिस रिएक्शंस क्या है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। लास्ट जो नेट CSIR की बात करें तो वहाँ पे आपने देखा होगा, जो हमारे पास पार्ट C था, तो वहाँ पे एसिड बेस हाइड्रोलिसिस से डायरेक्ट 2 क्वेश्चन थे 4-4 नंबर में। तो टोटल 8 नंबर का पोर्शन आपके इस छोटे से टॉपिक से था। एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी सिंपल। थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंड करना है चीज़ों को, कुछ चीज़ों को मेमोराइज करना है, क्योंकि डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको बहुत सारे मिलते हैं एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके पास क्या है, यहाँ पे एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे आपके 6 लिगेंड आपके मेटल को सराउंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन किस तरह से हो सकता है, जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है सबसे ऊपर, लिगेंड रिप्लेस बाय अदर सब्स्टिट्यूशन। क्या हो कि अगर आपका लिगेंड किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस हो जाए तो उस टाइम पे आपका रिएक्शन हो सकता है। सेकंड है एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटल्स, मेटल के कॉरस्पॉन्डिंग एक्सचेंज रिएक्शंस हो सकते हैं। थर्ड आपका क्या है, एक्टिवेशन ऑफ लिगेंड, कि अगर आपका लिगेंड इस तरह से एक्टिवेट हो कि वो खुद ही अपनी साइड को छोड़ के चला जाए और उसके लिविंग साइड पे कोई नया न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर दे, तो उस केस में हम बोलेंगे कि एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल दैट विल टेक्स प्लेस। सो हमारे पास क्या है, फर्स्ट दैट इज सब्स्टिट्यूशन, सेकंड है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिडक्शन, थर्ड इज द एक्टिवेशन ऑफ लिगेंड एंड फोर्थ इज द आइसोमराइजेशन। तो इस तरह से हमारे पास जो हमारे कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर रिएक्शन हो सकता है। फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन, सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिडक्शन, थर्ड हमारे पास है एक्टिवेशन ऑफ लिगेंड एंड फोर्थ इज द आइसोमराइजेशन। आप देख सकते हैं मैंने लिखा है सब्स्टिट्यूशन के नीचे लिखा है न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। क्या है कि आपके पास न्यूक्लियोफिलिक लिगेंड सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, बिकॉज जो आपका लिगेंड है वो आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। और इलेक्ट्रोफिलिक आपका मेटल के कॉरस्पॉन्डिंग हो सकता है कि आपका मेटल के थ्रू आपका एक्सचेंज प्रोसेस हो। तो जहाँ पे आपका न्यूक्लियोफिलिक लिगेंड यानी कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल के एक्सचेंज के थ्रू रिएक्शन हो रहा है, दैट इज अ न्यूक्लियोफिलिक लिगेंड सब्स्टिट्यूशन। और अबंडेंटली मीन्स जनरली जो हम रिएक्शंस देखते हैं वो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है मेटल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो काफ़ी ज़्यादा रेयर है। रेयर क्यों है, जैसे मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन दिखा है कि मेटल एक्सचेंज रिएक्शन कैसे होगा, जैसे Ml6n पॉजिटिव प्लस M-N पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, जो M है वो M- से रिप्लेस हो जाएगा और जो मेरा M मेटल है वो मेरे कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स से बाहर आ जाएगा। ये मैकेनिज्म काफ़ी ज़्यादा रेयर है, बिकॉज आपके पास इक्वेशन होता है डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। इस केस में जो डेल्टा H है वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर आपका डेल्टा H पॉजिटिव हो जाएगा तो उस केस में रिएक्शन हो जाएगी आपकी एंडोथर्मिक, मीन्स नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन फिजिबल, यानी कि रिएक्शन आपका नॉन फिजिबल हो जाएगा, रिएक्शन आपका नहीं होगा। और अगर आपका रिएक्शन आपको करवाना है तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस अमाउंट में एनर्जी आपको रिएक्शन को प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। दैट इज़ वाई ये रिएक्शन जो है ये काफ़ी ज़्यादा रेयर रिएक्शन होगी एज कंपेरिजन टू द न्यूक्लियोफिलिक लिगेंड सब्स्टिट्यूशन, जो आपका बहुत ज़्यादा अबंडेंटली और जनरली जो सीन मैकेनिज्म है जो आप यूजुअली देखेंगे तो वो आपका लिगेंड के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा कि आपने याद रखना है कि जो मेटल के कॉरस्पॉन्डिंग आपका एक्सचेंज प्रोसेस है वो आपका काफ़ी ज़्यादा रेयर प्रोसेस है, बिकॉज उस प्रोसेस में जो डेल्टा एच आपका वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, एंडोथर्मिक टाइप का रिएक्शंस होगा। तो सबसे ज़्यादा जो जर्नल है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा लिगेंड सब्स्टिट्यूशन। तो लिगेंड सब्स्टिट्यूशन में क्या है कि आपके पास मेटल है, मेटल के कॉरस्पॉन्डिंग आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 5 लिगेंड है जो सेम टाइप के हैं जो लगे हुए हैं, बट एक एक्स लिगेंड है जो लगा हुआ है और वो एक्स लिगेंड आपके एल के ट्रांस में है, यानी कि जो मेरा एल है यहाँ पे जिसके नीचे लिखा है ट्रांसपेक्टेटर, और जो स्क्वेयर प्लेनर फॉर्म में है वो है मेरे सिस स्पेक्टेटर लिगेंड। प्लस में मेरा वाई है जो मेरा इनकमिंग लिगेंड है जो एक्स की पोजीशन पे लगेगा। जब आपका लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन होगा तो एक्स अपनी जगह छोड़ के चला जाएगा और उसकी जगह पे वाई आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेटल के साथ 5 एल है, एक वाई है और एक्स नेगेटिव आपका बाहर चला गया। ओके,
अब होता क्या है कि एक्चुअल में एक्स जाता कैसे है, एक्स अपने आप नहीं जाता, उसको इन्फ्लुएंस करने वाले करेक्टर हम वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए आपके कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स में। यानी कि कुछ तो चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो एक्स को इन्फ्लुएंस करेगी कि एक्स अपनी जगह को छोड़ के जाए, और जब वैकेंसी क्रिएट हो तो वहाँ पे हमारा जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो आके अटैच हो जाए। सो यहाँ पे जो L5 स्पेक्टेटर लिगेंड है ये इन्फ्लुएंस करेगा रिएक्शन को थ्रू द स्टीरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। सो कॉम्बिनेशन में क्या बन जाएगा, स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। यानी कि स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा कि एक्स अपनी जगह को छोड़ के जाए और उसकी जगह पे वाई आ जाए। स्टीरिक फैक्टर किस तरह से हो सकता है कि सपोज मेरे पास जो लिगेंड है वो काफ़ी ज़्यादा बल्की है। अगर मेरा लिगेंड बहुत ज़्यादा बल्की होगा तो उस केस में क्या है, वहाँ पे लिगेंड लिगेंड रिपल्शन हो जाएगी। रिपल्शन मीन्स हायर एनर्जी हो जाएगी कॉम्प्लेक्स की, और वो आपका अनस्टेबल हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या होगा, जो एम एक्स बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा, और एम एक्स बॉन्ड जैसे ही वीक होगा तो एक्स वहाँ से क्या कर जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और उसकी जगह खाली होते ही इनकमिंग लिगेंड वहाँ पे आके अटैक कर देगा। ओके, दूसरा फैक्टर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर होता है। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर जो है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा अलग तरह का कॉन्सेप्ट है। तो फिलहाल हम स्टीरिक फैक्टर से बात करते हैं। तो दूसरा मेरे पास फैक्टर है कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ज़्यादा है तो उस केस में भी क्या है, वहाँ पे स्टीरिक फैक्टर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा, क्योंकि वहाँ पे स्टीरिक जो है क्राउडिंग जो है वो बढ़ जाएगी, और क्राउडिंग बढ़ते ही वहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन क्रिएट हो जाएंगे, और रिपल्शन क्रिएट होते ही क्या होगा, सिस्टम की एनर्जी बढ़ते ही वो आपका कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल हो जाएगा। ओके, यानी कि अगर आप लिगेंड सब्स्टिट्यूशन करवाना चाहते हैं और जिस लिगेंड को आप सब्स्टिट्यूट करवाना चाहते हैं वहाँ पे आपको किसी तरह से डीस्टेबलाइजेशन क्रिएट करना है कि वो वहाँ पे स्टेबल बॉन्ड फॉर्म ना करे, क्योंकि अगर वो स्टेबल बॉन्ड फॉर्म करेगा तो वो वहाँ से टूटेगा क्यों। और अगर मुझे सब्स्टिट्यूशन करवाना है तो मुझे एमएक्स बॉन्ड को किसी न किसी तरह से वीक करवाना ही पड़ेगा। ओके, तभी मेरा वहाँ से लिगेंड सब्स्टिट्यूशन और यू कैन से न्यूक्लियोफिलिक लिगेंड सब्स्टिट्यूशन जो होगा वो वहाँ पे होगा। एग्जाम्पल में जो हम पढ़ते हैं यहाँ पे एसिड हाइड्रोलिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है एसिड हाइड्रोलिसिस क्या होगा। सो अगर आपका लिविंग ग्रुप रिप्लेस हो जाए आपके वाटर मॉलिक्यूल से, इफ लिविंग ग्रुप इज रिप्लेस बाय वाटर मॉलिक्यूल देन इट इज नोन एज एसिडिक हाइड्रोलिसिस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है कि अगर आपके पास जो कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स में एक्स लिगेंड लगा हुआ है और उस एक्स लिगेंड को मैं वाटर के थ्रू रिप्लेस करती हूँ, देन इट इज नोन एज एसिडिक हाइड्रोलिसिस। जैसे आपके पास एग्जांपल है CuNH3 5X2 पॉजिटिव प्लस वाटर। सो यहाँ पे जो एक्स मॉलिक्यूल है दैट इज रिप्लेस बाय द वाटर मॉलिक्यूल एंड यू विल गेट CuNH3 5 वाटर 3 पॉजिटिव प्लस एक्स नेगेटिव आपका बाहर चला गया। बट इस कंसेप्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको याद रखनी है, जो स्टेटमेंट में बहुत बार पूछा जाता है, वो क्या पूछा जाता है कि जब आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हो तो मेटल के चार्ज के साथ क्या होता है। तो आपने याद रखना है कि ड्यूरिंग द एसिडिक हाइड्रोलिसिस चार्ज मस्ट बी कंजर्व, यानी कि मेटल का चार्ज में चेंजेस नहीं आएगा। सो अगर सपोज यहाँ पे रिएक्टेड में अगर आप देखें तो कोबाल्ट +2 में है, प्रोडक्ट में भी क्या है आपका कोबाल्ट +3 प्लस एक्स नेगेटिव, तो 3 में से क्या 2, यानी कि मेटल पे जो चार्ज है वो मेरा कंजर्व है। सो एसिडिक हाइड्रोलिसिस में मेटल के ऊपर जो चार्ज है वो आपका कंजर्व रहना चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है एसिडिक हाइड्रोलिसिस में मेटल के चार्ज के साथ क्या होगा, तो मेटल का चार्ज रिमेन्स अनचेंज्ड, वो चेंज नहीं होगा। दूसरा हमारे पास आता है दैट इज बेस हाइड्रोलिसिस। बेस हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, इफ एक्स लिगेंड इज रिप्लेस बाय द OH नेगेटिव, अगर आपका एक्स लिगेंड OH नेगेटिव से रिप्लेस होगा देन इट इज नोन एज बेसिक हाइड्रोलिसिस। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है CuNH3 5X3 पॉजिटिव एंड 2 प्लस एंड OH नेगेटिव आपका इनकमिंग लिगेंड है, तो एक्स रिप्लेस हो जाएगा OH नेगेटिव से, और आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पे प्लस एक्स नेगेटिव आपका बाहर चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास होता है एनेशन रिएक्शन। एनेशन रिएक्शन में क्या होगा, ये अगर वाटर को ही रिप्लेस कर दे आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। ओके, क्या है कि आपके पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में रिएक्टेंट कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स में आपके पास वाटर है और उस वाटर मॉलिक्यूल को आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आकर रिप्लेस कर देता है, देन इट इज नोन एज एनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल यू हैव CuNH3 5 OH2 पॉजिटिव +3 प्लस एक्स नेगेटिव आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है एंड यू विल गेट CuNH3 5X2 पॉजिटिव प्लस में वाटर। सो यहाँ पे आपके प्रोडक्ट में वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल का एक्सचेंज हुआ है एक्स नेगेटिव के थ्रू, देन दिस रिएक्शन इज नोन एज द एनेशन रिएक्शन। आफ्टर दैट यू गेट द लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन। लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन होगा, लिगेंड एक्सचेंज में क्या, एक्सचेंज मतलब चेंज होना, अदला बदली करना। ओके, सो जहाँ पे आपके लिगेंड का एक्सचेंजमेंट हो जाए तो उस तरह की रिएक्शंस को बोलेंगे लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन। फॉर एग्जांपल आपके पास है PtCl2 P/Z और यहाँ पे फिर आप वहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन के लिए डाल रहे हैं दैट इज PCl स्टार।
तो यहाँ पे जो Cl2 है वो Cl स्टार से रिप्लेस हो रहा है, तो देन इट इज नोन एज द लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन। सॉल्वोलिसिस रिएक्शन क्या होगा, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज सॉल्वोलिसिस रिएक्शन। तो सॉल्वोलिसिस रिएक्शन में हो जाएगा वाटर एक्सचेंज रिएक्शन, ओके, यानी कि जहाँ पे आपका वाटर का एक्सचेंज, वाटर की अदला बदली होगी, देन इट इज नोन एज द वाटर एक्सचेंज रिएक्शन, और वो क्या होगा, सॉल्वोलिसिस रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास है मेटल लिगेंड प्लस एस, तो मेटल और एस का बॉन्ड बन जाए और एल आपका बाहर चला जाए, तो इस तरह से जो एक्सचेंजमेंट होगा दैट इज नोन एज द सॉल्वोलिसिस रिएक्शन, और यू कैन से द वाटर एक्सचेंज रिएक्शन, जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का एक्सचेंज होगा। अब हम देखते हैं लिगेंड सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म। हमने लिगेंड सब्स्टिट्यूशन देखा कि क्या है, जो मेरा रिएक्टेंट में लिगेंड है, सपोज मेरे रिएक्टेंट में L जो है वो 5 है और एक X जो लगा हुआ है, और उस X को मैं सब्स्टिट्यूशन करवाना चाहती हूँ, तो वो मैं सब्स्टिट्यूशन कैसे करवा सकती हूँ। तो लिगेंड सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म जो है वो एक्चुअली में क्या है कि हमने लिगेंड सब्स्टिट्यूशन को डिवाइड किया है टू कैटेगरी में, वन इज स्टोइकोमेट्री, अनदर वन इज इंटीमेट, ओके। अब देखिए स्टोइकोमेट्री के नीचे जो पॉइंट है, जो मैंने दो तरह से लिखा हुआ है, ये वाले जो पॉइंट है वो स्टोइकोमेट्री के हैं, और ये वाले जो पॉइंट है वो मेरे इंटीमेट के हैं। सो स्टोइकोमेट्री का पॉइंट पढ़ते हैं, इट टेल्स अस अबाउट रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड इंटरमीडिएट। स्टोइकोमेट्री किस चीज़ के बारे में डील करेगी, ये आपको रिएक्टेंट के बारे में बताएगी, इंटरमीडिएट क्या बना है उसके बारे में बताएगी, और प्रोडक्ट के बारे में बताएगा। यानी कि ये आपको तीन चीज़ें बता रहा है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और इंटरमीडिएट। इंटीमेट क्या है, इट इन्वॉल्व्स एक्टिवेशन थ्रू फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इंटीमेट में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये याद रखना, अपने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है कि इंटीमेट लिगेंड सब्स्टिट्यूशन में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, ओके। बट अगर हम स्टोइकोमेट्री की बात करें, सेकंड पॉइंट जो है, नॉट सो मच फोकस ऑन द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो स्टोइकोमेट्रिक लिगेंड सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म है वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देता, यानी कि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बारे में बात ही नहीं करता। लेकिन जो इंटीमेसी है वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आता है कि जो स्टोइकोमेट्री है उसको हम कैटेगराइज करते हैं डिसोशिएटिव इनटू एसोसिएटिव, एंड डिसोशिएटिव एसोसिएटिव आपका 2 स्टेप होगा, और जो लास्ट है दैट इज द इंटरचेंज, जो आपका होगा 1 स्टेप मैकेनिज्म। अगर हम इंटीमेसी की बात करें तो वहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। इफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एंटरिंग लिगेंड, यानी कि अगर वो नेचर ऑफ एंटरिंग लिगेंड, यानी कि जो आपका वाई आ रहा है एक्स को रिप्लेस करने के लिए, उस वाई पे डिपेंड करेगा, तो वो हो जाएगा मेरा एसोसिएटिव टाइप का मैकेनिज्म। एंड अगर डिपेंड्स कर रहा है आपका, डिपेंड्स अपॉन द लीविंग ग्रुप, देन इट इज नोन एज डिसोशिएटिव टाइप। इंटीमेसी क्या कहता है कि अगर आपका जो वाई आ रहा है, अगर वो वाई पे डिपेंड कर रहा है, कि इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है, तो वो एसोसिएटिव पाथवे के थ्रू जाएगा। बट अगर वो इनकमिंग लिगेंड पे डिपेंड ना करके एमएक्स बॉन्ड की ब्रेकिंग पे डिपेंड करता है, कि बॉन्ड कैसे ब्रेक हो रहा है आपका, कितना फास्ट बॉन्ड आपका ब्रेक हो रहा है, या कितना टाइम उसको लग रहा है, अगर वो उस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, तो वो हो जाएगा आपका डिसोशिएटिव टाइप का, ओके। एसोसिएटिव डिसोशिएटिव 2 स्टेप रिएक्शंस है, और जो इंटरचेंज है आपका वो आपका 1 स्टेप रिएक्शन है, ओके। Now, according to Lamford and Gray, the notation for mechanism corresponding to ligand substitution are, तो डिसोशिएटिव डी लिखेंगे हम, डिसोशिएटिव के लिए ए हो जाएगा मेरा, एसोसिएटिव के लिए आई हो जाएगा मेरा, आई ए जो है वो हो जाएगा इंटरचेंज एसोसिएटिव, या फिर आई बी जो हो जाएगा आई डी जो है वो हो जाएगा इंटरचेंज डिसोशिएटिव, ओके। अब बात करते हैं डिसोशिएटिव मैकेनिज्म की। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, चाहे तो नोट्स बना के रखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो डिसोशिएटिव मैकेनिज्म क्या कहता है आपके पास, लैम्फोर्ड नोटेशन इज जनरली कॉरिलेट विद हगस इन गोल्ड नोटेशन ऑफ SN1 एंड SN2। क्या होता है कि हमारे पास जो डिसोशिएटिव मैकेनिज्म है, डिसोशिएटिव मतलब ब्रेकेज होना, ओके। तो डिसोशिएटिव को याद रखो कि वो SN1 टाइप के मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, और एसोसिएटिव मतलब जुड़ना, यानी कि 1 + 1 दैट इज 2, तो एसोसिएटिव SN2 को फॉलो करेगा। क्या बोला, जो डिसोशिएटिव मैकेनिज्म है आपका वो SN1 को फॉलो करेगा, ओके, SN1 को फॉलो करेगा वो। और जो आपका एसोसिएटिव मैकेनिज्म है दैट इज 1 + 1, एसोसिएटिव मतलब जुड़ना, जुड़ना मतलब 1 + 1 दैट इज 2, तो वो SN2, ये याद करने का ट्रिक है, ऐसा है नहीं, मैं बस याद करने के वजह से बता रही हूँ ताकि याद रहे आपको कि एसोसिएटिव मतलब जुड़ना, यानी कि 1 + 1 2 मीन्स SN2 के मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। सो डिसोशिएटिव के लिए देख लेते हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन है आपके पास ML5X, और आपको क्या है कि वहाँ से X जब जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, ML5X में कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं 6, जब वहाँ से X मूव कर जाएगा, X बाहर निकल जाएगा, तो आपके पास बनेगा ML5, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 5,
ओके। और फिर आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो है उस वैकेंट प्लेस पे आएगा जहाँ से एक्स गया है और उसकी जगह अटैच हो जाएगा, एंड यू विल गेट ML5Y। कोऑर्डिनेशन नंबर अगेन गोज टू 6। सो यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया हुआ है कि ये मेरे पास एक्स था, फिर एक्स यहाँ से बाहर गया तो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हुई, फिर प्लस वाई था तो प्लस वाई इसकी जगह पे आ गया, एंड यू विल गेट ML5Y। सो ये मेरा डिसोशिएटिव टाइप का मैकेनिज्म है। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जर्नल करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं, तो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सो हमारे पास क्या है, 2 स्टेप रिएक्शंस होगा, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि एसोसिएटिव डिसोसिएटिव जो है वो 2 स्टेप रिएक्शन है। अब देखते हैं कि फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, MX बॉन्ड इज रप्चर्ड या ब्रेक हो जाएगा, एंड लिविंग ग्रुप इज लॉस्ट एंड इट इज कंसीडर्ड एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या है कि जो आपका फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि M और X के बीच का जो बॉन्ड होगा वो वीक बॉन्ड बनेगा, उस वीक बॉन्ड से आपका X बाहर निकल जाएगा, और जब वो वहां से बाहर निकलेगा द रिएक्शन इज वेरी स्लो। तो स्लो जो रिएक्शंस होगा वही मेरा क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिसोशिएटिव पाथवे में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है। सो MX बॉन्ड का ब्रेक होना और वहां से X का बाहर निकल जाना, लिविंग ग्रुप का बाहर निकलना ही मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ओके, ये चीज याद रखनी है क्या कि MX बॉन्ड का ब्रेक होना और X का बाहर निकलना ही मेरा स्लोएस्ट स्टेप है, एंड द स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। नाउ अब इसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है कि जब वो वहाँ से बाहर जाता है ड्यूरिंग द डिसोशिएटिव मैकेनिज्म, आपके पास जनरेट होगा 1 इंटरमीडिएट एंड 2 ट्रांजिशन स्टेट, जो मैंने अंडरलाइन भी किया है। सो यहाँ पे क्या है, डिसोशिएटिव मैकेनिज्म में आपके पास एक इंटरमीडिएट बनेगा और आपके पास 2 ट्रांजिशन स्टेट्स बनेंगे। याद रखना है 1 इंटरमीडिएट एंड 2 ट्रांजिशन स्टेट्स। अब हमारे पास क्या होगा कि जब एक्स वहाँ से बाहर चला जाएगा तो आपके पास ML5 बन जाएगा, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो है आपका दैट विल चेंजेस इनटू कोऑर्डिनेशन नंबर 5। जब वो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में होगा तो हमारे पास 2 ज्योमेट्री के बनने के चांसेस हैं, या तो मेरे पास TBP ज्योमेट्री बने दैट इज ट्रायंगल बाई पिरामिडल, आइदर मेरे पास स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री बने। तो सबसे ज़्यादा जो चांसेस होते हैं कि वो किस ज्योमेट्री को फॉलो करेगा, तो वो स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री के फॉलो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि जब ML5X आपका ML5 में जाता है तो उस केस में किस ज्योमेट्री के बनने के चांसेस होंगे। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट या जो आपका मोस्टली चांसेस होगा कि वो किस ज्योमेट्री में जाएगा, दैट इज स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। ओके, अगेन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास आता है इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट की बात करें। आपको पता है कि हम इंटरमीडिएट को आइसोलेट कर सकते हैं। आइसोलेट किसी भी चीज़ को तभी किया जा सकता है जब वो स्टेबल हो। कोई भी चीज़ स्टेबल कब होगी, जब उसकी एनर्जी कम होगी, यानी कि जो मेरा इंटरमीडिएट है वो मेरा लोकल मिनिमा डिटेक्टेड बाय द स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, तो उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से फाइंड आउट करते हैं, यानी कि जब जो लोअर एनर्जी की स्टेज होगी मेरी, वहाँ पे मेरा इंटरमीडिएट बनेगा। एंड ट्रांजिशन स्टेट इट अकर्स एट एनर्जी मैक्सिमा एंड कैन नॉट बी आइसोलेटेड। सो ट्रांजिशन स्टेट वहाँ पे बनेगी जहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसको आप आइसोलेट नहीं कर सकते, बट जो आपका इंटरमीडिएट है वो उस स्टेज पे बनेगा जहाँ पे एनर्जी आपकी काफ़ी कम होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और आप उसको आइसोलेट कर सकते हैं। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये डिसोशिएटिव मैकेनिज्म है। सो वाई एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग मेरा पोटेंशियल एनर्जी है, एक्स एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग मेरा रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। सो यहाँ पे आपका 2 ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट एंड दिस इज द सेकंड ट्रांजिशन स्टेट, एंड ML5X जो लोकल मिनिमा है आपका, दैट इज द इंटरमीडिएट। क्या है, ये आपका इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट देखिए, यूजुअली हम क्या सोचते हैं कि जब मेरा फर्स्ट स्टेप था तो उस केस में एक्स बाहर निकल गया था और वही स्टेप मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप द स्लोएस्ट स्टेप था। लेकिन जो इंटरमीडिएट है ना, फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट में अभी फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा, ML5X ही है आपके पास। मेटल और एक्स के बॉन्ड का बॉन्ड जो है मेटल और एक्स के बीच का, वो अभी वीक होना स्टार्ट हुआ है, यानी कि वो जो बॉन्ड है वो अभी ब्रेक नहीं हुआ। इंटरमीडिएट आपके पास अभी भी वही है ML5X, लेकिन M और X के बीच का बॉन्ड जो है वो डॉटेड बॉन्ड बन गया, जिसको हम डॉटेड रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना, कि अब ये बॉन्ड वीकनिंग पे आ गया है, यानी कि ब्रेकिंग के टुवार्ड्स बढ़ना शुरू हो गया, कि अब इसका टूटना जो है वो टूटने की तरफ बढ़ना शुरू हो गया है। सो इंटरमीडिएट आपने याद रखना है, क्योंकि बच्चे इंटरमीडिएट में ही गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि X बाहर चला गया है और ML5 टाइप का इंटरमीडिएट बनेगा, बट एक्चुअली ML5 टाइप का इंटरमीडिएट नहीं है, इंटरमीडिएट आपका ML5X ही है। और सेकेंड ट्रांजिशन की स्टेट के बाद आपके पास कॉम्प्लेक्स बनता है ML5Y और X आपका बाहर चला जाता है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट क्या है, लोअर मिनिमा एनर्जी पे बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट आपकी हायर एनर्जी पे बनेगी। इंटरमीडिएट को आप आइसोलेट कर सकते हैं, ट्रांजिशन स्टेट को आप आइसोलेट नहीं कर सकते। इंटरमीडिएट अभी भी क्या है आपके पास, ML5X जो है वही आपका इंटरमीडिएट है। ओके,
नेक्स्ट हमारे पास आता है प्योर डिसोसिएशन रेट does not depends upon the entering nucleophile but depends upon the breaking of mx bond. Again the most important line बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है कि जो डिसोशिएटिव मैकेनिज्म है आपका, क्या वो आपके इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करेगा? सो आंसर है नो, क्योंकि डिसोशिएटिव का मतलब होता है ब्रेकेज करना, एमएक्स बॉन्ड का ब्रेक करना है मुझे, तो वो आपके इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा कि आपके एम और एक्स के बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसा है। अगर वो बॉन्ड आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो डिसोसिएशन में नहीं जाएगा, बट अगर आपका बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा वीक है तो वो इजीली डिसोसिएशन में जाएगा और वहाँ पे रिएक्शन आपकी फास्ट हो जाएगी। सो याद रखना है कि वो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं है, वो आपका डिपेंड किस पे कर रहा है, एमएक्स बॉन्ड की वीकनिंग पे डिपेंड करता है, उसकी ब्रेकिंग पे डिपेंड करेगा कि कितनी जल्दी आपका एमएक्स टाइप का बॉन्ड जो है वो ब्रेकेज में जाएगा। सो रेट जो है, रेट इज इक्वल टू ml5x, ये याद रखना आपने। रेट किसके इक्वल प्रोपोर्शनल है, क्योंकि वाई पे तो वो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं कर रहा, दैट इज वाई हमने यहाँ पे रेट के आगे हमने सिर्फ लिखा है ml5x कि एमएक्स के बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता। सो SN1 कैसा है, न्यूक्लियो यूनिमोलिकुलर एंड फर्स्ट ऑर्डर टाइप का रिएक्शन है आपका डिसोसिएटिव, तो ये भी याद रखना है, SN1 यूनिमोलिकुलर एंड फर्स्ट ऑर्डर। उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे दिख रहा है आपको ml5x एंड, और ये आपका किस में जा रहा है, ट्रांजिशन स्टेट कौन सी बन रही है आपकी, ml5 डॉट 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 एक्स, डॉट डॉट का मतलब क्या है कि m और x के बीच का बॉन्ड जो है वो थोड़ा ब्रेक हो गया है, और दूसरी ट्रांजिशन के बाद ये क्या है, कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा, और आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, आपके पास बन जाएगा ml5y और x आपका बाहर निकल जाएगा। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए हम जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं वो वही चीज़ें कर रहे हैं जहाँ पे एग्जाम में आपको स्टेटमेंट मिलेगी या डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, और अगर आपका यहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो नहीं आएगा, बट अगर आ रहा है तो डायरेक्ट इन्हीं पॉइंट्स के बीच में से आपको क्वेश्चन मिलेगा। सो अब हमारे पास क्या है कि जब हम ml5 और डॉट 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 एक्स बना रहे हैं, ट्रांजिशन स्टेट बना रहे हैं यहाँ पे, तो इस केस में अगर हम यहाँ पे रिएक्शन को रिप्रेजेंट करें, दैट इज इक्वल टू DLN बाई DP इज इक्वल टू माइनस DV डैश बाई RT। सो यहाँ पे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि द ट्रांजिशन स्टेट हैज़ ग्रेटर वॉल्यूम देन द इनिशियल स्टेट, मीन्स द वॉल्यूम ऑफ एक्टिवेशन इज पॉजिटिव। इनिशियल स्टेट क्या है, आपका रिएक्टेंट है, और ट्रांजिशन स्टेट में क्योंकि एक्स मॉलिक्यूल आपका मेटल से जा रहा है तो उसके इसमें क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। सो जब आपका ट्रांजिशन स्टेट होता है, ट्रांजिशन स्टेट का ग्रेटर वॉल्यूम होगा देन द इनिशियल स्टेट, मीन्स द वॉल्यूम ऑफ एक्टिवेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव इन द डिसोशिएटिव टाइप ऑफ मैकेनिज्म। ये आपको याद रखना है कि जब आपका डिसोशिएशन होता है उस केस में आपका वॉल्यूम हमेशा बढ़ता है, ट्रांजिशन स्टेट में वॉल्यूम हमेशा आपका बढ़ेगा, यानी कि जो डेल वी का वैल्यू है वो डेल वी का वैल्यू आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे अगर आप डिसोसिएशन को देखें, डिसोसिएशन को अगर नॉर्मली रिप्रेजेंट करें तो ml5x प्लस वाई, तो आपके पास मिलेगा ml5 प्लस एक्स, एक्स मोलिक्यूल आपका बाहर निकल जाएगा। अगर ये आपका फर्स्ट स्टेप अगर हम टोटली दिखा रहे हो, बट अगर आप इसको 1 बाय 1 दिखा रहे हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, ml5x माइनस एक्स बाहर जाएगा, ml5 आपको मिलेगा, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री को फॉलो करेगा, देन आपका प्लस 5 इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आएगा और आपके पास बन जाएगा ml5y। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है एसोसिएटिव मैकेनिज्म, दिस टॉपिक वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी एक बार समरअप कर लेते हैं, हमने क्या किया कि डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में डेल्टा वी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, वॉल्यूम हमेशा बढ़ेगा, ट्रांजिशन स्टेट का वॉल्यूम ज़्यादा होगा और इनिशियल स्टेट का वॉल्यूम आपका कम हो जाएगा। दूसरे हमने पढ़ा कि ये इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करेगा, ये एमएक्स बॉन्ड की ब्रेकिंग पे डिपेंड करेगा, ब्रेकिंग जितनी फास्ट होगी उतनी ही जल्दी आपका रिएक्शन होगा, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होना चाहिए, रिएक्शन तभी आपकी फास्ट होगी। SN1 के पाथ को फॉलो करेगा, यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर होगा, 2 स्टेप रिएक्शन है, 2 ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जो हायर एनर्जी पे होंगी, एक इंटरमीडिएट बनेगा जो आपका लोअर एनर्जी पे होगा। दूसरा हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आता है वो बहुत ज़्यादा स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री के चांसेस के स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री के बनने के चांसेस आपके ज़्यादा होंगे। और बस हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसोसिएटिव टाइप मैकेनिज्म, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
Till then, take care, bye, stay home, stay safe, and if you like this video, please like, comment, share and subscribe the channel. Also press the bell icon for more videos and updates. और इस टॉपिक से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर आईआईटी जैम में, टीफर में, बार्क में, नेट में, गेट में, हर तरह के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको जब हमारा कोऑर्डिनेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, थोड़ा ही रहता है, तो जब हमारा कोऑर्डिनेशन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम उन क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे जो क्वेश्चंस हमारे आए हुए हैं। बट अगर आपको ये है कि आपको वीडियो के साथ साथ क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आप जिस तरह से बोलेंगे हम उसी तरह से आपकी बात को रखेंगे। अगर आपको साथ साथ में क्वेश्चंस करना है तो हम साथ साथ में ही क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।